Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of February 2024. 5 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, और आप लाइक करेंगे भी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसका रीज़न है कि मैंने आपको बताया था कि अब वेबसाइट जो थी वो पिछले 3 दिनों से डाउन थी और कुछ भी कंटेंट उसमें ऐड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो नाउ वी हैव शिफ्टेड टू अ होल टुगेदर न्यू प्लेटफॉर्म। बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म में हमने शिफ्ट कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट हमने इसको डिलीवर की इस बार, और बहुत इजी यूआई इसका रखा है ताकि आप लोग इजीली वहाँ पे कर सकें। तो जो लोग भी यूज़र्स हैं ना, वो प्लीज़ एक बार साइन अप या लॉग इन कर लीजिएगा ना। साइन अप कर लीजिए, अपनी साइन अप करना पड़ेगा आपको। पुरानी आईडी से आपका लॉग इन नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा डेटाबेस नया है। तो आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा और वहाँ से ही आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको रिवीजन सीरीज़ का कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि पिछले 3 दिन नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट भी आई थी कि नहीं हो रहा है, ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सारा कंटेंट वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे आप लोग, है ना। प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमने करंट अफेयर्स के नोट्स भी अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 फरवरी पूरा हमने करंट अफेयर्स का नोट्स उसमें लगा रखा है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, सारी चीज़ें आपको पॉसिबल रहेगी। आज की भी करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने डाल दिए हैं। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक देख सकते हैं। प्लस अगर आपको करंट अफेयर्स सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वहाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट से आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप यू विल बी इंजॉइंग द न्यू प्लेटफॉर्म एंड प्लीज़ डू लॉग इन एंड डू ज्वाइन द न्यू वेबसाइट, है ना। आप उसको लॉग इन ज़रूर कर लीजिएगा, साइन अप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको वेबसाइट से पढ़ाता हूँ। चलो, जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं, तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे द एग्जाम्स मेड सिंपल आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आज डाला है मैप ऑफ द डे, और मैप में मैं आपको बताऊंगा इराक का मैप, है ना, द मैप ऑफ इराक। रीज़न क्यों मैं इराक का मैप बताऊंगा, इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि इराक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और अभी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि इराक के ऊपर अटैक भी काफ़ी हुआ, इराक ईरान के कारण, और अमेरिका ने भी एयर स्ट्राइक किया, तो इस कारण से भी न्यूज़ में था। तो आप देख सकते हैं इराक का बॉर्डर पहले जो ईस्टर्न साइड पे है वो ईरान के साथ टच होता है, और नदर्न साइड पे इसमें टर्की के साथ बॉर्डर टच होता है, जहाँ पे आपको जैग्रॉस माउंटेन्स दिखेंगे। जैग्रॉस माउंटेन्स आपका इराक का ही पार्ट है, ठीक है। और ऊपर एक मोसूल नाम की जगह दिख रही है, मोसूल। मोसूल भी देखो इराक में ही है, और वो टर्की के साथ मतलब ऊपर ही है मोसूल, है ना। और किरकुक, किरकुक भी दिख रहा होगा इराक में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पता है, मोसूल और किरकुक दोनों ही पूछा हुआ है। तो किरकुक दिख रहा होगा, मोसूल दिख रहा होगा। इसके अलावा रिवर्स में देखो तो टाइग्रिस रिवर दिख रही है, टर्की से टाइग्रिस रिवर आती है पूरी यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे सीरिया से यूफ्रेट्स रिवर दिख रही है। दूसरी कंट्री जो बॉर्डर शेयर करती है तीसरी, वो है सीरिया, और सीरिया के साथ आपको बॉर्डर दिख रहा होगा यूफ्रेट्स रिवर का, है ना, यूफ्रेट्स रिवर। देन आपका जॉर्डन आता है, जॉर्डन के नीचे आपका जॉर्डन इधर साइड, फिर सीरियन डेजर्ट आपको दिख रहा होगा। देन नीचे आपका आता है सऊदी अरेबिया, बॉर्डर टच करता है सऊदी अरेबिया का इराक के साथ। और यहाँ पे कुवैत सिटी, कुवैत के साथ भी आपका बॉर्डर शेयर होता है, कुवैत के साथ भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। एंड देन इराक ओपन करता है इधर पर्शियन गल्फ की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। और कुछ जगह देखो, अलकूट हो गया, और करबला हो गया, और समारा हो गया। दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस अदर देन मोसूल, किरकुक एंड बगदाद। बगदाद आपका टाइग्रिस रिवर पे ही लोकेटेड है, ये भी आपको दिख रहा होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये रही बात मैप ऑफ द डे की। पहली न्यूज़ आइटम में आते हैं, तो ये एसएन गोयनका की न्यूज़ आर्टिकल था। ये एआईआर से लिया गया है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो से मैंने न्यूज़ उठाई है। तो एसएन गोयनका का 100th बर्थ एनिवर्सरी है। सबसे पहली बात, एसएन गोयनका कौन थे? तो एसएन गोयनका, आचार्य एसएन गोयनका बोलते हैं इनको। और ये बहुत ही मतलब एक इंडियन मेडिटेशन टीचर है, मेडिटेशन टीचर है इंडिया के, और बर्मा में इनका जन्म हुआ था। एंड ही स्टार्टेड टीचिंग मेडिटेशन इन इंडिया। मेडिटेशन भारत में इन्होंने टीच करना शुरू किया। एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन बुद्धास पाथ टू लिबरेशन, है ना। बुद्धा का जो पाथ था लिबरेशन का, उसमें इन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया। एंड द प्रैक्टिस ऑफ विपस्सना जो है, विपस्सना की प्रैक्टिस को इन्होंने बहुत ही फेमस किया दोबारा से, जो कि इंडिया में ही डेवलप हुई थी। हालांकि विपस्सना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो विपस्सना का डेवलपमेंट जो था वो इंडिया में ही हुआ था। ये 2500 साल पहले जब गौतम बुद्ध ने इसको डेवलप किया था। इस टेक्निक को, विपस्सना को
किसने डेवलप किया था? गौतम बुद्ध ने। लेकिन उनके 500 सालों के बाद फिर विपस्सना की टेक्निक इंडिया से ही गायब हो गई है ना। और इसका दोबारा से जो उदय हुआ है भारत में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल एस.एन. गोयनका का है। और विपस्सना एक बहुत अच्छा आर्ट है। विपस्सना जो है वो फोकस करता है बुद्धिज्म के 8 फोल्ड यानी कि अष्टांगिका मार्ग के प्रिंसिपल्स में। और ये कैटेगराइज होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा ना सील, देखो लिखा ना यहाँ पे सील यानी कि मोरालिटी, समाधि यानी कि कंसंट्रेशन, एंड पान यानी कि विजडम या इंसाइट, है ना। तो ये 3 पार्ट में 3 अलग अलग टाइप का है। सील यानी कि मोरालिटी, समाधि यानी कि कंसंट्रेशन, एंड पान यानी कि विजडम या इंसाइट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट दिस विपस्सना एंड एस.एन. गोयनका जी। दूसरे न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं, हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र। तो व्योममित्र एक फीमेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको बनाया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में के द्वारा। और क्यों इसको बनाया गया है? ताकि ये गगनयान प्रोजेक्ट में जो जाने वाला है, जो क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, उसके पहले एक बार ये व्योममित्र जाएगा। ठीक है ना। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है व्योममित्र, दैट विल बी गोइंग टू द स्पेस एंड बिफोर द एक्चुअल गगनयान जो क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है उसके पहले ही जाएगा। व्योम का मतलब होता है स्पेस, मित्र का मतलब होता है फ्रेंड। इसको हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसमें केवल हेड है, 2 हाथ है और इसका टॉर्सो है। इसमें लिम्स और लोअर लिम्स ये वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है ना। इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का काम रहेगा और एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें का काम रहेगा व्योम मित्र का। तो हाफ याद रखिएगा, फीमेल लुकिंग बनाया गया है इसको, व्योम मित्र को, है ना। इट्स अ फीमेल लुकिंग, नॉट अ मेल लुकिंग। अगले न्यूज आइटम पे आते हैं, व्हाट इज फंजिबल वर्सेस नॉन फंजिबल असेट्स। अब देखो फंजिबिलिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली। फंजिबिलिटी, फंजिबल और नॉन फंजिबल कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन असेट टू बी एक्सचेंज्ड इक्विवेलेंटली विद अनदर एसेट ऑफ लाइक काइंड। मतलब फंजिबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम एक आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं बराबर से उसी के जैसे किसी दूसरे आर्टिकल से। मतलब जैसे कि मैंने आप एग्जांपल लिखा है फंजिबिलिटी का, कि अगर आपके पास 500 रुपये हैं, यू कैन एक्सचेंज दिस 500 रुपीज़ नोट विद 500 रुपीज़ नोट, है ना। अगर एक 500 रुपये का नोट है तो आप उसको 500 रुपीज़ के नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, है ना। अब दोनों की वैल्यू आपको पता है सेम है। या फिर अगर 500 रुपये है तो 500 रुपये को मैं दूसरे 500 रुपये से कर सकता हूँ, है ना, वो भी कर सकता हूँ। देखो लिखा है, वेयर यू कैन ट्रेड ₹500 नोट फॉर अनदर ₹500 नोट और 5 रुपीज़ 100 नोट्स, है ना, या फिर 5 रुपीज़ 100 नोट्स। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो ये फंजिबल हो गया। लेकिन एक नॉन फंजिबल एसेट कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड। अगर मैं आपको बोलूं कि एक डायमंड बड़ा सा 10 कैरेट का है, तो क्या उसको आप 2 5 कैरेट के डायमंड से रिप्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि डायमंड में उसकी साइज के हिसाब से प्राइसिंग होती है। जितना बड़ा डायमंड होता है ना, उतना ज़्यादा प्राइस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डायमंड या उसकी रेयरिटी से, यानी पिंक डायमंड होगा तो उसका अलग होगा, ब्लू डायमंड होगा तो उसका अलग प्राइस होगा। तो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स, है ना। तो इसमें आप इक्वली आप नहीं, यूनिक तरीके से नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो होते हैं नॉन फंजिबल होते हैं। अब नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? तो नॉन फंजिबल टोकन जो होता है, इनको एनएफटी कहा जाता है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स होते हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स होते हैं। और दे रिप्रेजेंट अ यूनिक पीस ऑफ आर्ट या फिर डिजिटल कंटेंट या फिर मीडिया, है ना। कुछ भी, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, फोटोग्राफ भी हो सकता है, आर्ट फॉर्म हो सकता है। तो ये ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स होते हैं। इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू यूनिक टोकन्स बनाए जाते हैं। सिग्नेचर्ड रहते हैं ये, है ना। उसमें सिग्नेचर होता है, जो ओनर रहता है उसका डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होता है एक तरीके से। ये इररिवोकेबल एनएफटी जो होता है वो डिजिटल ओनरशिप ऑफ देता है आपको, कि आप उस कंटेंट को ओन करते हो, चाहे वो है ना ब्लॉकचेन वाले फॉर्म में। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन फंजिबल टोकन का, जैसे कि पहला है क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइबल, इसको क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाई किया जाता है। दूसरा यूनिक और स्केर्स होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे दिनेश कार्तिक ने अपने निधास ट्रॉफी वाला बैट को किया था, तो वो यूनिक बैट है ना, उसका यूनिक एनएफटी है। देन इजीली ट्रांसफरेबल, ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रांसफरेबल इजीली हो जाता है, जैसे आप चाहें तो बेच सकते हैं, भेज सकते हैं ना।
तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स होते हैं इसमें, तो इस कारण से यू कैन ईजिली डिटरमाइन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द एसेट, है ना, ओरिजिनल ओनर आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको बताता हूँ कि हाउ आर नॉन फंजिबल टोकन्स क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होते हैं। तो एक नॉन फंजिबल टोकन क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय एन आर्टिस्ट, क्रिएटर और लाइसेंस होल्डर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मिंटिंग। एक मिंटिंग की प्रोसेस होती है, उससे क्रिएट किया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगले टॉपिक पे आते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सेफ। तो आपको अगर ये लग रहा हो कि कहाँ से सर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो मैं आपको देखो दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि कुछ मिस हो रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो एक न्यूज़ आर्टिकल था जो हमने NFTs के बारे में देखा। तो NFT हालांकि यहाँ पे जो था वो ये थी, तो इसमें जो टर्म यूज़ किया है वो DNFT यूज़ किया है, डिसेंट्रलाइज्ड NFT। तो मतलब कि एक मूवी है मान लो, तो उसका वीडियो दे दिया, उसका ट्रेलर किसी और को दे दिया, फिर उसके कुछ कुछ चीज़ें और कर दी, तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से उसके अलग अलग क्रिएट करके बेच दिया। तो ये एक तो DNFT हो गया, है ना, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और NFTs और ये सब तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो न्यूज़ आर्टिकल नहीं थे यहाँ पे जो हमने पढ़े, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। फिर आपको ये न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन सेफ। तो वही न्यूज़ आर्टिकल चलो देख लेते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन सेफ। तो सबसे पहले तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डेटा होता है या एक ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जिससे कि आप किसी एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, जीरो आउट कर सकते हो, ठीक है ना। किसी एक इंडिविजुअल को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, तो जिस डेटा से आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे वो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होगा। अब इसमें आधार कार्ड अगर आपको मिल गया, पैन कार्ड मिल गया, वोटर आइडेंटिटी मिल गई, पासपोर्ट मिल गया, डेट ऑफ बर्थ मिल गया, कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये ऑब्वियस सी बात है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है ना। इसके अलावा दूसरी है नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, है ना। नॉन पर्सनली आइडेंटिफाई मतलब कि उसका मान लो रिलीजन मिल गया, या उसका केवल प्लेस ऑफ बर्थ मिला, या केवल उसका जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला, क्या केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिला। तो ऑल दिस थिंग्स विल नॉट डिटरमाइन दैट इंडिविजुअल, तो ये नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल। हाँ, अगर नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं जो आइडेंटिफाई, है ना। तो ये आप थोड़ा समझिएगा। अच्छा, अगला यहाँ इसी आर्टिकल में था कि सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉन सेंसिटिव जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, इनको आप पब्लिक डोमेन में स्टोर या ट्रांसमिट कर सकते हो अनइनक्रिप्टेड। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन अनइनक्रिप्टेड तरीके से ट्रांसफर या स्टोर की जा सकती है इन द पब्लिकली अवेलेबल हो, उसको कहा जाता है नॉन सेंसिटिव। अब नॉन सेंसिटिव में जैसे जिप कोड हो गया, आपकी रेस हो गई, आपका जेंडर हो गया, आपका रिलीजन हो गया, यहाँ से आप दे कैन नॉट बी यूज टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अगर केवल यही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है तो आप इनके थ्रू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इंडिविजुअल को, ठीक है ना। तो ये नॉन सेंसिटिव PII होगी। इसी के अलावा जो सेंसिटिव PII होती है, सेंसिटिव PII जो होता है, दे कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स एंड पोटेंशियली कैन कॉज हार्म ऑल्सो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और इसमें जैसे कि अगर आप उनको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपको मिल गए, डिजिटल बैंक डिटेल्स मिल गई, तो ये इनसे आप उनको हार्म भी कर सकते हो प्लस आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो अब देखो दिक्कत क्या है, आजकल दिक्कत है साइबर अटैक्स की एंड वीकनेस इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं और जो वीकनेस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, इट कैन लीड टू द एक्सपोजर ऑफ सिटीजन्स PII। ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कर रही है सिटीजन के पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन की। तो आप उनको कैसे बचाएं, तो देखो ये भी है, हाउ कैन वन प्रोटेक्ट। तो पहला देखो लिखा है कि वेबसाइट जब भी आप खोलें तो उसमें ये ज़रूर देखें कि HTTPS है कि नहीं है ना। जैसे आप TEMS IS जब खोलेंगे तो आपको S उसमें दिखेगा HTTPS, क्योंकि S जो होता है दैट इज़ फॉर सिक्योर, ठीक है। दूसरा होता है VPN, है ना। तो VPN मतलब कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है आप उसका यूज कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मास्क हो जाती है, हाइड हो जाती है। इसके अलावा आप अपना जो आधार है, पासपोर्ट है, पैन, वोटर ID, इसको कहीं पे भी मत डालना शुरू कर दीजिए, कहीं पे भी मत शेयर करिए इसकी फोटोज और ये सब चीज़ें, है ना। इनका बहुत यूज़ किया जा सकता है, यूज़ मिसयूज़ दोनों किया जा सकता है। इसके अलावा लिखा है देखो, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दीजिए।
अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बिल फॉर NFIR ऑलमोस्ट रेडी, लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। अब ये NFIR क्या है? NFIR है नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। और ये क्या है? बेसिकली एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा फॉर क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो रहेगी एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये बजट 2023 में अनाउंस किया गया था कि NFIR यानी कि नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाया जाएगा। और ये नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री क्या काम करेगा? ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा फॉर शेयरिंग द क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। NFIR जो है बेसिकली इट विल सर्व एज सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंड एंसिलरी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगी? ये एक सर्व करेगी सेंट्रल रिपोजिटरी, मतलब डेटाबेस की तरह काम करेगी फाइनेंशियल एंड अदर एंसिलरी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उनके लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मान लो किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल रिकॉर्ड आ गया तो आप उसको क्रेडिट देना है नहीं देना है ये सब चीज़ें बहुत इजीली कर पाओगे। प्लस कौन से लोग इंक्लूडेड है नहीं है उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड कर दो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इससे ज़्यादा मिलेगी। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले टॉपिक पे आते हैं, ब्लैक होल्स एंड एर्गोस्फेयर, है ना। पहले आपको मैं दिखा दूं कि कहाँ पर ये ब्लैक होल्स एंड एर्गोस्फेयर की न्यूज़ है, तो फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो लेट मी शो यू दैट एज वेल। ये देखो, दिख रहा है आपको एर्गोस्फेयर मेकिंग द ब्लैक होल वर्क। तो दैट इज़ अ थिंग, ये न्यूज़ आपको नहीं बताऊंगा। प्लस मैंने आपको जो अभी न्यूज़ बताई है NFIR की, वो यहाँ से देखो, बिल फॉर NFIR रेडी। तो पूरा हिंदू का ही न्यूज़पेपर है, ऐसा मत सोचना कि नोट्स बता रहा हूँ तो मैं आपको हिंदू न्यूज़पेपर नहीं बता रहा हूँ, पूरा हिंदू का ही न्यूज़पेपर एनालिसिस है। एर्गोस्फेयर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि देखो ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल सिंपल सा मतलब होता है कि जब बहुत बड़ा मैसिव स्टार होता है ना, मैसिव स्टार का फ्यूल क्या है? उसका हाइड्रोजन हीलियम जो भी है वही फ्यूल है उसका, है ना। अब वो उसका जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या होता है कि जब पूरा हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएंगे तो उसमें के बाद क्या होता है ना कि वो उसका फ्यूल खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे कंसंट्रेट होने लगता है, मतलब पूरा का पूरा सेंटर की तरफ जाने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और फिर जब पूरा का पूरा मास उसका एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो जाता है तो वो बस्ट कर जाता है, ब्लो अप। देखो लिखा है, व्हेन अ मैसिव स्टार रन्स आउट ऑफ द फ्यूल टू फ्यूज अप। अब ये फ्यूज होगा, फिर देन ब्लोज अप, फिर ब्लो होगा। और जब ब्लो होगा तो ऑब्वियसली बात है अपने ही वेट पे ये बस्ट हो जाता है ना। तो उसके बाद ये फिर ब्लैक होल बनाता है। इट कई बार वो ब्लैक होल बनाता है, कई बार वो न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, तो ब्लैक होल बनाएगा, ठीक है ना। अब ब्लैक होल बनाएगा तो क्या होगा? ब्लैक होल एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है, मतलब बीच में इतनी ज़्यादा इनफाइनाइट ग्रेविटी है। और इनफाइनाइट ग्रेविटी मतलब कुछ भी वहाँ से नहीं निकल, इसीलिए तो ब्लैक होल बोलते हैं उसको। जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है उसी कारण तो उसकी सिंगुलैरिटी है, उसी कारण तो उसको ब्लैक होल कहा जाता है कि कुछ भी वहां से निकल नहीं पाता। अच्छा, कुछ भी वहां से कब निकल सकता है? जब वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहा हो, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। नॉट इवन लाइट कैन पास थ्रू इट। अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हुई तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता दूं। देन एक होते हैं रोटेटिंग ब्लैक होल्स होते हैं। ब्लैक होल्स जो रोटेट कर उनको बोलते हैं कर ब्लैक होल्स। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई बोले कि कर ब्लैक होल्स क्या होते हैं तो दे आर द रोटेटिंग ब्लैक होल्स। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इन्हीं रोटेटिंग ब्लैक होल्स का ही एक रीजन होता है जो उनके बाहर होता है, ठीक है ना। इनके हॉरिजॉन के जो बाहर का रीजन है उसको हम एर्गोस्फेयर बोलते हैं। याद रखिएगा, जो रोटेटिंग ब्लैक होल्स होते हैं केवल उन्हीं में ये एर्गोस्फेयर मिलता है। तो उनका जो आउटसाइड द हॉरिजॉन रीजन, जो आउटसाइड उनका इवेंट हॉरिजॉन रीजन होता है उसको हम एर्गोस्फेयर बोलते हैं। और एर्गोस्फेयर से कोई भी चीज पास कर सकती है इवन इफ इट इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब बहुत ज्यादा स्पीड तो बहुत तेज होनी चाहिए, बट अगर थोड़ी लाइट से कम स्पीड है तो भी चल जाएगा। अब लाइट से ज़्यादा स्पीड होना तो पॉसिबल है नहीं, लाइट से कम स्पीड हो सकती है ना। तो लाइट से कम स्पीड की चीज़ें भी पास हो सकती है। तो अभी वही रिसर्चर्स बोल रहे थे कि भैया लाइट से कम स्पीड वाली चीज़ें अगर पास हो सकती है तो अपन एक काम कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ को वहाँ भेजें और ये सारी चीज़ें करें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने पूरा न्यूज़ आर्टिकल देखा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर इट एंड ज़रूर विजिट करिए वेबसाइट को और हमारे करंट अफेयर्स कोर्सेज को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।